बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का टॉपिक, आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे वो है कि यू कांट चेंज हाउ पीपल ट्रीट यू एंड व्हाट दे से अबाउट यू, बट यू कैन चेंज हाउ यू रिएक्ट टू देम। इस मुहावरे का मतलब क्या है कि आप ये तो नहीं बदल सकते कि लोग आपके साथ कैसा रवैया रखते हैं या आपके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं या कैसी बातें आपके बारे में कहते हैं, लेकिन जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल या काबू है वो ये चीज़ है कि आप किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं या आपका उनके एक्ट के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होता है। मैं बात शुरू करूँगी एक ऐसे एरिया ऑफ लाइफ से, एक ऐसे अरीना की जिसके बारे में अक्सर लोग जो हैं वो कंप्लेन भी करते हैं और ड्रामे भी बड़े इस पे बने हैं। सास बहू की अगर हम बात करें तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सास ने कोई ऐसी बात कह दी जो बहू को नहीं पसंद आई, या बहू को बहुत बुरा लगा, या बहू ने सास से कोई ऊंच नीच की बात की। अब बात यह कि अगर एक इंसान थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, उसके जवाब में जब दूसरा इंसान भी नेगेटिव और बदतमीज़ हो जाता है तो फिर बहुत बड़े बड़े मसले और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अल्टीमेटली जिस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हम अपने ज़र्फ़ को और अपनी ज़ात को ख़राब ना करें। यू सी, इट्स वेरी ईजी कि कोई आपके बारे में कोई बुरी बात करे तो आप फ़ौरन आगे से गाली बकते हैं, या कोई अगर आपके ऊपर हाथ उठाए तो आप वापस उसे मारें। लेकिन अगर कोई इंसान कोई गलत बात करता है और आप उस पर रिएक्शन नहीं देते, आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते, तो व्यूअर्स, ताली दो हाथ से बजती है। जब एक हाथ होगा दूसरा बजने के लिए तैयार ही नहीं है तो कौन सी ताली बजेगी, राइट? सो इसी बेसिक फैक्ट को अगर हम ज़िंदगी में आगे लेके चलते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और बड़ी अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 90% लड़ाइयाँ, झगड़े, फड्डे इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमें अपनी रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा वो होता है कि अगले उसने मुझे ये कैसे कह दिया, उससे मेरे साथ ये कैसे कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड कि दूसरा अगर बुरा काम करता है तो हम क्यों करें। जैसे कि हम छोटे होते थे और कोई कहते थे मैंने ये चीज़ करनी है, मेरी फलां फ्रेंड ने भी की, तो घर वाले यही कहते थे ना, वो छत से छलांग मार देगी तो तुम भी मार दोगी। तो अगर कोई इंसान नेगेटिव या बुरे तरीके से आपके साथ पेश आता है या उसका बिहेवियर जनरली नेगेटिव और अनप्लेजेंट है तो आप अपने आप को तो पॉजिटिव रखें। देखिए, दूसरे के दिमाग में घुस के, रूह में घुस के आप उसको नहीं बता सकते कि वो आपके साथ कैसे चले। वो अपने मर्जी से, अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, आप कैसे रिएक्ट करते हैं उससे वो मज़ीद आगे आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब भी कोई इंसान, कोई नेगेटिव इंसान हमारे गले पड़ता है तो व्यूअर्स याद रखिएगा, नेगेटिव लोगों का गोल एक ही होता है कि आपको तंग करें या आपको इरिटेट करें। अगर किसी इंसान ने आपको तंग करना है, इरिटेट करना है, आपकी ज़िंदगी अजाब करनी है, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आपको किसी ऐसी चीज़ में फंसा दें जो ड्रैग हो जाएगी। बड़ी दफ़ा जब आप फैमिलीज़ के अंदर केसेस भी देखते हैं, कानून में, कानूनी मतलब लीगल केसेस जो होते हैं जायदादों के और इस किस्म की चीज़ों के, वो 90% एक दूसरे को तंग करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। उसमें प्रॉपर्टी कम और एक दूसरे को इरिटेट करना ज़्यादा होता है। सो व्यूअर्स, जिस एनर्जी को आपने किसी को रिस्पॉन्स देने में ज़ाया करना है, देखिए एनर्जी हर इंसान के पास एक हद तक ही होती है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें अपनी जगह खड़ी हैं तो फिर हम इस चीज़ का भी तो ख्याल कर सकते हैं ना कि हम नेगेटिव रिस्पॉन्स ना दें। हम जितना पॉजिटिव होके चल सकते हैं चले। मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं व्यूअर्स जो किसी के साथ मतलब कोई इनके साथ बदतमीज़ी करता है तो आगे से उनके साथ बदतमीज़ी करने के बजाय लोग उनके साथ नेकी करते हैं। और ऑफकोर्स यूजुअली आपको पता है मैं रिलीजन को इन मामलात में नहीं इन्वॉल्व करती, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़िंदगी में एक ऐसे आइडियल रोल मॉडल हैं। खातून उन पे कचरा फेंकती थी तो बस इस्तग़फ़ार, लेकिन आपने उसे कुछ नहीं कहा, उसे कुछ नहीं किया। जिस दिन उसने कचरा नहीं फेंका आप परेशान हुए कि वो ठीक तो है कि नहीं, उसको ढूंढा और फिर उसकी जाके तबीयत का भी पता किया और उसका ख्याल भी रखा, वो खातून जो कचरा फेंकती थी उन पे। तो व्यूअर्स, बात ये है कि हम तो उस नबी की उम्मत हैं जो हर इंसान को बेलौस प्यार देते थे। ये नहीं कि वो मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन किस मज़हब से बिलोंग करता है। वो इंसानियत के लिए एफर्ट्स करते थे।
तो जब हमारे पास एक आइडियल रोल मॉडल है, हम उनको क्यों नहीं फॉलो करते? उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। ओ भाई, किसी ने आपके सलाम का नहीं जवाब दिया, हो सकता है वो किसी टेंशन में हो, परेशानी में हो, सुना ना हो, हज़ार और चीज़। मैंने तो ऐसी रीजंस के पीछे लोगों की लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं कि दोनों पार्टी से पूछो कि जी आपकी बातचीत, उसने मुझे सलाम नहीं कहा फ़लाँ टाइम, अगले से पूछा कि भाई मैं एक दफ़ा फ़लाँ को टकरी तो उसने मुझे सलाम नहीं किया। सलाम एक दूसरे को ना करने पर भी साल डेकेड्स की लड़ाई चल पड़ी और किसी को रीज़न नहीं याद रहता, बस लड़ाई याद रहती है। तो व्यूअर्स, अब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल मसाइल हज़ार है, करोड़ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ पे एक दूसरे के लिए मसाइल खड़े करना, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करना। मुझे पता है बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम फ़लाँ जगह पे जॉब करते हैं, वहाँ पे हमारे बॉस 24 घंटे हमें तंग कर रहे होते हैं। भाई बॉस तो बॉस है, वो आपका सीनियर है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी ज़्यादती हो जो कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या हरासमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ज़रूर रिपोर्ट करें। लेकिन काम के मामले में तंग करना, ये तो हर इंसान किसी ना किसी, या अपने किसी कॉलीग से बंदा तंग हो रहा होता है, या कोई बॉस से हो रहा होता है, या किसी और से हो रहा होता है। अब काम भी करना है, रोज़ी रोटी भी कमानी है। सो अपने आप को पॉजिटिव होके लेके चलना क्या एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमल नहीं है? ये आज बात जो है मैं रेज़ करना चाहती थी व्यूअर्स के, प्लीज़ कोई हमारे साथ कैसे पेश आता है, कितनी बदतमीज़ी करता है, कितने पंगे करता है, कितना बुरा एटीट्यूड रखता है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बदले की आग में हम लोग ऐसे ऐसे स्टूपिड डिसीजंस ले लेते हैं जो एंड में आपके ही मुंह पे आते हैं। सो क्या फ़ायदा? एक इंसान ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया, ऑलरेडी उसने जो नेगेटिव किया उसकी वजह से आपके अंदर बुरे फीलिंग्स, बुरे तासरात हुए, आपका मूड भी ख़राब हुआ, शायद आपका पूरा दिन, कुछ दिन ख़राब हो गए। अब आप उसके साथ बुरा करने के लिए सारी अपनी एनर्जी लगा देते हैं। ओ भाई, ऐसे बंदे को आपने इतनी वैल्यू देनी क्यों है? जो इंसान गलत है वो चाहे तस्लीम करे या ना करे कि वो गलत है, आपका रब तो सब चीज़ें देख रहा है ना। देखें, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी करे, बदला लेना आपका हक है, लेकिन माफ़ करने वाला उससे अफजल है। तो क्या आपने ज़िंदगी के इस सफ़र में सिर्फ बेसिकली पास करना है अपने आप को, या आपने अपने आप को सुरखरू करना है दुनिया और आखिरत दोनों में? उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे कि बाइबल कहती है, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि टर्न द अदर चीक। कोई आपको थप्पड़ मारता है, आप दूसरी गाल आगे कर दे, अगला शर्मिंदगी में ही नहीं मारेगा। सो अल्टीमेटली वही चीज़ है कि व्यूअर्स, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देखें तो बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों की बकबक, दूसरों की गाली गलोच, गंदी घूरियाँ, जवाब ना देना, आपको जड़ों से ख़राब करने की कोशिश करना, आपके घर को, ऐसे लोगों को मुँह ही ना लगाएं। ऐसे लोग ये हरकतें करते ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको आपसे रिएक्शन या रिस्पॉन्स चाहिए होता है, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होता है आपको तंग करके। आप चुप हो जाएं। नानो बिल्कुल सही कहती थी, एक चुप 100 सुख। जस्ट बी क्वाइट। इग्नोर करने से बेहतर तरीका कोई नहीं है। बच्चे भी कोई गलत काम करें, आपने एक दफ़ा उनको रेप्रिमांड कर दिया कि गलत काम है और उसके बाद आप चुप हो जाए, ना लाड़ियाँ करें ना डांटे। बच्चे उससे तीर की तरह सीधे होते हैं, इस अमल से नहीं कि आप डांटते चले जा रहे हैं या ओवरलाड कर रहे हैं। उसी तरह कोई भी इंसान जब कोई गलत चीज़ करता है तो अपने आप को थोड़ा सा इंसान कंट्रोल में लेके आए और तरीके से अपने आप को लेके चले। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे प्यारी सी शेफ़ अनम हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडी इन रेड। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। आपको कितनी दफ़ा मैं समझा चुकी हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक। फलां ने मेरे साथ ये किया, फलां ने मेरा शो ले लिया, उसने मेरी ये चीज़ कर दी। मैं आपको हमेशा से एक ही बात कहती हूँ ना, लेट इट गो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। देखो, आपके हिस्से का, आपके हक का आपको मिलना है। बिल्कुल। कोई आपको गाली निकालता है तो क्या वो गाली सच है जो आपको चुभ रही है? एग्जैक्टली। चुभेगी तो तब ना, अगर सच है, अदरवाइज आपको क्यों चुभ रही है? खुदा, सॉरी, बड़ी हार्श बात करूंगी, जब कुत्ता भौंकता है गली में तो क्या आप वापस भौंकना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कुत्ता भौंक रहा है, आपको पता है वो पागल है या वो गली का कुत्ता है या वो ऐसे ही करता है, कुत्ते का तो काम है भौंकना। मगर जब इंसान भौंकता है तो वो अपने आप को कुत्ते के लेवल पे ले आता है। ये बड़ी हार्श बातें हैं लेकिन रियलाइज करने वाली है। तो हम क्यों भौंक रहे हैं? अगर अगला भौंक रहा है, भौंकने दो। वो इसलिए तो ये टर्म आई हुई है, थिंक बिफोर टॉक। तो अब सोचो ना बोलने से नहीं, बट होता ये है ना कि हम आपको भी पता है उस वक्त इतना गुस्सा चढ़ा होता है किसी के रिएक्शन पे। कोई आपको 10 लोगों के सामने शटअप कॉल दे तो आपकी रिस्पॉन्स यही होता है कि फिर मैं भी इसको 10 के सामने आगे से जवाब दूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एंड शेफ अनम हमारे साथ हैं।
अनम, हम तो गप लगा रहे थे किसी और चीज़ के बारे में, ये भूल ही गए कि हमने खाना भी बनाना है। बिल्कुल। तो आज हमारा मेन्यू क्या है, साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहेंगे आज का टॉपिक। आज का जो मेन्यू है वो बड़ा ही ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ा सा लेंथी आप इसे कह सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर आपके पास जो है सारी चीज़ें प्रेप हुई हुई रेडी हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी इसके अंदर कोई टाइम टेकिंग नहीं है। तो बेसिकली आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। तो सिंगापुरियन राइस, अच्छा, लेकिन सिंगापोरियन राइस कोई उस तरह से डिश नहीं है सिंगापुर की, ये क्लियर करनी जरूरी है। सिंगापोरियन राइस पाकिस्तानियों की एक वर्जन है, एक फ्यूजन है या कन्फ्यूजन है, वो आप कर लें, लेकिन बड़ी पॉपुलर डिश। बिल्कुल, लोग अक्सर डिमांड करते हैं कि ये आज आप ना वो बना दीजिएगा, और वो एक डिश काफी होती है। बिल्कुल, उसके साथ आपको और कुछ बनाने की जरूरत नहीं कंप्लीट मील है। उसके अंदर आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ जाती हैं। बेसिकली ये 3 स्टेप्स में हम करेंगे, बल्कि इनफैक्ट 3 स्टेप्स भी नहीं, इसके 4-5 स्टेप्स हैं इसके। पहले स्टेप को मुझे शुरू करा दो, फिर रेसिपी बताना। बिल्कुल, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि आप जो है इस तरफ मेरे जो है इसका चिकन रेडी करके रखा हुआ है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है वाइट मीट का जो है, हाँ जी, फ्राई करना है। वाइट मीट का जो थाई पीस होता है, जो चिकन का थाई पीस है, मैंने वो लिया है और इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको चिकन की रेसिपी उसकी बता देती हूँ। तो चिकन की रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन 1 kg के करीब जो है बोनलेस चिकन थाई ली है। उसको मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी सोया सॉस, चिली सॉस और एक एग की सिर्फ एग वाइट और साथ में कॉर्नफ्लावर लगाकर जो है मैंने उसको फ्राई करने के लिए मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया है। उससे क्या होता है कि जब आप चिकन को करते हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है वो जूसी और टेंडर हो जाता है। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं हम तो बनाते हैं लेकिन वो बड़ा सख्त होता है। होता ही है कि एक तो डार्क मीट, बिल्कुल, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है वो है कि आपकी मैरिनेशन सही होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैरिनेशन के अंदर सिंपल, और एक थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया था जस्ट फॉर फ्लेवर। अगर आपको नहीं उसका फ्लेवर पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसको जैसे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एयर फ्रायर के अंदर भी हल्का सा ब्रश करके ऑयल का आप उसके साथ भी इसको बेक कर सकते हैं। सिंपल आपने अपने चिकन को रेडी कर लेना है। उसके बाद अलग पैन के अंदर अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। सॉस रेडी करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब जो है गार्लिक। उसको लाइट सौते करेंगे। जैसे ही वो गोल्डन हो जाएगा तो उसके अंदर तकरीबन 1 से 2 कप केचप ऐड कर देंगे। सोया सॉस जाएगी, विनेगर जाएगा। उसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे चिली सॉस। ये डालकर उसको कुक करेंगे। और अब इसके अंदर जो सीजनिंग ऐड करेंगे वो जाएगी इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली क्रश, थोड़ी सा चिकन पाउडर और साथ में जो है शुगर हम ऐड करेंगे। बेसिकली ये एक टाइप का जो है हम मंचूरियन रेडी करने लगे। हाँ, एक टाइप का, मतलब ऑलमोस्ट शक्ल और टेस्ट प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल उसके जैसा होगा। ये हम उसके अंदर करेंगे। अच्छा, जैसे ही वो हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, फ्राइड चिकन को हम लास्टली उसमें डालेंगे। 1 से 2 मिनट टॉस करेंगे। अगर तो उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी थोड़ी स्टिफ है तो ठीक है, हम नहीं उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपका जो सॉस वो बिल्कुल रनी है तो हम उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और हमारा जो है एक स्टेप वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा स्टेप है हमारा, जो इसके लिए बेसिकली हम चाउमीन रेडी करेंगे। तो चाउमीन के लिए मैंने इसके अंदर 2 तरह की नूडल्स ली हैं। 200 ग्राम्स मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं जो एग नूडल होती है, और 200 ग्राम इसके अंदर रेगुलर स्पेगेटी यूज़ की है। उसके बाद आपने अलग अलग दोनों को बॉईल कर लेना है, फिर आप उसको कंबाइन कर लें। सिंपल आपने तकरीबन 1/3 कप के करीब ऑयल लेना है। उसके अंदर आपने गार्लिक को सौते करना है। अच्छा, आप इस तरफ जो है नूडल्स के लिए 1 टेबलस्पून, ये ले 1 टेबलस्पून डाली गई, आधा, हाँ जी आधा। उसमें आपने उसको कुक करना है। कुक करने के बाद हम जैसे ही वो गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स के अंदर इसके अंदर जाएगा कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, ऑरेंज वाली कैरेट जाएगी जो चाइनीज़ कैरेट होती है। साथ में इसके अंदर जाएगा जूलियन कटा हुआ जो है जिंजर, वो जाएगा इसके अंदर। और डालने के बाद हम उसको थोड़ी देर सौते करेंगे। सीजनिंग में इसमें जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली क्रश, चिकन पाउडर और साथ में शुगर। शुगर बिल्कुल हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि चाइनीज़ जो होता है उसके अंदर जब सॉसेज ऐड होती हैं तो उसके जो सॉल्ट को लेवल करने के लिए जो है बेसिकली हम शुगर ऐड करते हैं, ताकि एक बहुत अच्छा सा जो है कैरमलाइज्ड और एक जो है वो हमारे चाउमीन के अंदर एक शाइन भी आ जाती है शुगर की वजह से।
अच्छी तरीके से जैसे ही आप गार्लिक को सौते कर लेंगी तो हम वेजिटेबल्स उसमें डाल देंगे, सारी सॉसेज ऐड हो जाएंगी। सॉसेज ऐड करने के बाद सीजनिंग ऐड हो जाएगी। 2 से 3 मिनट उसको टॉस करेंगे, साथ में पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता ऐड करने के बाद थोड़ा सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद जो है हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड स्टेप जो है हमारा स्टेपों पे स्टेप बिल्कुल जी, मैंने पहले ही बताया था कि इस रेसिपी के तकरीबन 5-6 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं अच्छा, जो गार्लिक मेरा हो गया, जी उसको मैं बिल्कुल, क्या थोड़ा करूं? सा और गोल्डन करें और गोल्डन करने के बाद जो है ये आपने वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है सारी। और साथ में आप ये जो है हाफ से ज़्यादा जो है जिंजर ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा सा रहने दीजिएगा, बेशक और डाल ले थोड़ा सा, बस। अब राइस की बारी आ जाती है। तो राइस के लिए हमने क्या करना है कि राइस को हमने 80% जो है वो बॉईल कर लेना। आप रेगुलर बासमती राइस जो है इसके लिए यूज़ करेंगे। मेरी जो इस वक्त रेशो है वो 1 kg के हिसाब से 1 kg राइस है और 1 kg ही चिकन है। आपने अलग पैन एक ले लेना है, उसके अंदर आपने हाफ कप के करीब जो है ऑयल ऐड करना है। उसमें सबसे पहले आपने ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट है, जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, वो डालना है। आपने उसको स्लाइड सा सौते करना है। सौते करने के बाद आपने उसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर और साथ में सोया सॉस डाल के, चिकन पाउडर डाल के आपने उसको कुक करना है। फिर आपने उसको राइस में अच्छी तरीके से टॉस करना है और राइस को फॉर 10 से 15 मिनट का हम दम लगा देंगे और ये हमारा जो राइस का स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आ जाती है इसकी सॉस की तरफ। तो सॉस के अंदर जाएगा मायोनीज़ 1 कप, केचप जाएगी हाफ कप, साथ में इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड या दूध। ये चिकन के स्टेज पे निकालनी है और ये कहाँ करनी है? थोड़ा सा क्रिस्पी आप इसको कर लें ताकि जब आप उसको एंजॉय करें मील को तो वो आपको उसमें मज़ा आए। उसके बाद जो है आपने सॉस के अंदर थोड़ा सा मिल्क या पानी आप ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी रनी हो जाए, तो आपकी सॉस भी रेडी हो जाएगी। लास्टली इसके लिए एक तड़का रेडी होता है जो इसके ऊपर डलता है। उसके लिए आपने 1/4 कप के करीब ऑयल लेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली 2 से 3 ग्रीन चिली ऐड करेंगे, फ्रेश गार्लिक ऐड करेंगे 2 से 3 क्लोव्स और उसके बाद उसको गोल्डन करेंगे। गोल्डन करने के बाद जो है अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक लेयर राइस की, उसके ऊपर चाउमीन आएगा, उसके ऊपर चिकन की लेयर आएगी, उसके ऊपर सॉस की लेयर आएगी और लास्टली उसके ऊपर तड़का आ जाएगा। तो ये जो है हमारी इस तरह से रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, चिकन जब फ्राई हो जाएगा तो वो अलहदा निकालना है, राइट? जी बिल्कुल, अलहदा निकालेंगे आप। अब ये जैसे ही बिल्कुल ये ऑलमोस्ट हो गई हैं तो आप इसके अंदर जो है ये मसाले ऐड कर दें और फिर हम उसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। ये मसाले, अच्छा, मसालों के अंदर वही जैसे जी मैंने मसालों के अंदर ऐड किया हुआ है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली क्रश, चिकन पाउडर। देखिए हर स्टेज पे फ्लेवर बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने और सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब में नमक जा रहा है और आपकी सॉसेज में भी नमक है, तो आपने नमक को बहुत ध्यान से ऐड करना है ताकि जो है आपका बैलेंस रहे हर चीज़ में। आपका जो फ्लेवर जब आप उसको सारी चीज़ों को कंबाइन करके खाएं तो वो मुनासिब होना चाहिए। बिल्कुल। अब ऑल्सो अगर कम हो जाता है तो उसका भी मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी जो यहाँ पे सॉसेस हैं और सॉसेस के अंदर इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो ऐड करूँगी। उससे चिकन का आप जब बताएंगी तो मैं निकालूंगी। जी बिल्कुल, और 1 मिनट बाद बेशक आप इसको निकाल लीजिएगा। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से जो है ऑरिगेनो, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद इसके अंदर जाएगी चिली सॉस, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हम ऐड करेंगे इसमें चिली सॉस और साथ में 4 to 5 टेबलस्पून के करीब ही हम ऐड करेंगे सोया सॉस। अगर आपके घर में डार्क सोया सॉस अवेलेबल है तो आप 2 टेबलस्पून जो है रेगुलर सोया सॉस ऐड कर दें और 2 टेबलस्पून जो है आप डार्क सोया सॉस ऐड कर दें, तो उसका बहुत अच्छा सा जो है एक फ्लेवर वाला तो बहुत ही मज़े का होता है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 से 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे इसके अंदर विनेगर। अब बेसिकली क्या है कि चीनी डालने का रीज़न यही था कि जब हम इतनी ज़्यादा सॉसेज ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सॉल्ट का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इस तरह से जब चीनी उसमें जाती है तो वो उसको लेवल कर देता है। अब आप बेशक जो है इसके अंदर पास्ता ऐड कर दें। चिकन के बारे में मैं सोच रही हूँ। जी, आप चिकन देख लें, मैं पास्ता ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। और पास्ता ऐड करने के बाद जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने इसकी 200 ग्राम्स जो है इसमें रेगुलर पास्ता है और 200 ग्राम्स जो है इसके अंदर पास्ता जो है वो जो हमारे पास एग नूडल्स होती हैं वो वाला पास्ता है।
तो इस तरीके से देखें ये फुल ऑफ फ्लेवर के साथ जो है हमारा चाउमीन रेडी हो गया है। तो जैसे कि जो मतलब एज इट इज ये चाउमीन खाया भी जा सकता जी है। बिल्कुल, मैं भी यही एक्सप्लेन मैं ये करना चाह रही हूँ कि ये हर स्टेज जो है, आप राइस एंड चिकन वाला जो बनाएंगे वो भी अलग से सर्व किया जा सकता है। आप चाउमीन इन इटसेल्फ इसमें थोड़ा सा मीट डाल दें, चिकन डाल दें, प्रॉन डाल दें, फिश भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो वो ये सारी जो चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं उन हर चीज़ के अंदर जो है वो कंप्लीट मील है अपने आप में। अच्छा, लास्टली हम इसके अंदर थोड़े से जो है स्प्रिंग अनियंस का सिर्फ ग्रीन पार्ट ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे तो हमारा जो पास्ता है वो रेडी हो जाएगा। आप वो निकाल लें जी, मैं चिकन निकाल लें। आप पास्ता को अपने टॉस कर लें एक दफ़ा अच्छे से। मैं तब तक चिकन का एक लॉट जो है वो निकाल रही हूँ। बिल्कुल, होता ये है कि हम जब सारा का सारा डाल देते हैं ना एक ही टाइम पे चिकन, बिल्कुल, तो वो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल एकदम नीचे आ जाता है और वो सॉगी होना स्टार्ट हो जाता है। और इतनी चिकन मेरे ख्याल से काफ़ी है हो जानी रेडी, ताकि फिर आप अपने अगले लॉट को डालें। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे ही मैं ये पास्ता यहाँ से उठा दूंगी और हम दूसरी साइड पे क्या करेंगे कि हम चिकन की जो सॉस है वो फिर तब तक मीनवाइल जो है उसको रेडी कर लेंगे। तो अब ये बस एक दफ़ा अच्छे तरीके से ज़रा इसमें एक सीजनिंग आ जाए, अच्छे से एक सिजल आ जाए ताकि जो है हमारा पास्ता वो अच्छे से रेडी हो जाए। अच्छा, आपने वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना। वेजिटेबल्स अगर ज़्यादा कुक होंगी तो उससे ये होगा कि आपकी जो है वेजिटेबल बिल्कुल ना उनमें कोई कलर होगा और ना ही उनमें कोई फ्लेवर होगा। तो ये आपने छोटे छोटे से जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको फॉलो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉट चिकन का डल गया, हमने उसको भी रेडी कर दिया। बिल्कुल, आपका चाउमीन देखें अच्छे से मिक्स हो गया। बिल्कुल। अच्छा, सॉस की तरफ आ जाए। सॉस की तरफ आ गई, मैं ये इसको उठा लेती हूँ। ये अब आपका वन लेयर इज डन। हाँ, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे जो है हम रेडी कर लेंगे अब इसकी सॉस के लिए आप इसमें तकरीबन थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें, तकरीबन 1/4 कप के करीब, और थोड़ा सा और ऐड कर लें बस। और अब सबसे पहले जो है जो हमने थोड़ा सा गार्लिक सेव किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो है हम उसको इतना फ्राई करेंगे कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। जैसे ही वो गोल्डन हो जाएगा तो हम उसके अंदर सॉसेज ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 1 से 2 कप हमारे पास जो है वो केचप है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने से क्या होगा कि इसके अंदर थोड़ी सी ये सॉस हमारी जो है वो थोड़ी रनी हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। अगर हमें आगे लिक्विड चाहिए होगा तो वो फिर हम उसके अंदर उसको कर सकते हैं। तो अब अच्छे से जो है इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे और तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड किया है बस। और पानी ऐड करने के बाद जो है बेशक आप इसी पॉइंट के अंदर जो है इसके अंदर सारे जो है वो मसाले भी ऐड कर दें ताकि जो है जब आप डालें तो सारी चीज़ें जो है एक ही दफ़ा में जो है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। और ये देखिए जी, ये एक हमारी सॉस रेडी हो गई है। जैसे ही गार्लिक लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये वाले जो है वो ऐड कर देंगे। और इस सॉस के अंदर फिर हम चिकन डालेंगे। जी, फिर हम उस सॉस के अंदर चिकन ऐड करेंगे और इसी सॉस के अंदर जो है मैं सारी सॉसेस भी ऐड कर देती हूँ। इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, हाँ जी डाल दें, 4 टेबल स्पून के करीब ही चिल्ली सॉस जाएगी इसके अंदर। और 4 टेबल स्पून ही आप इसके अंदर सोया सॉस, चीनी भी थी। जी बिल्कुल, इसमें चीनी भी थी। और इसमें चीनी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली मैंने ज़्यादा रखी है। जैसे कि अगर हमने चाउमीन में 1 टीस्पून ऐड किए तो मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है शुगर ऐड की है। लेकिन अगर हम टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें और शुगर की ज़रूरत पड़ी तो हम उसके अंदर और शुगर ऐड कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीट ही होगा। और एक जो हमारा सिंगापोरियन सॉस है, जी बिल्कुल, वो भी आपने तैयार करना है। तो वो आप जब तक कर रही हैं, जी बिल्कुल, तब तक हमारे आई थिंक सॉस और चिकन भी रेडी हो ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए सॉस के लिए हमने मायोनीज़ लेनी है। उसके अंदर जो है सिंपल केचप को ऐड करेंगे। केचप को ऐड करके मैं इसको अच्छी तरीके से करूँगी मिक्स। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसको के अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि ये लिक्विड ही हो जाए। मैंने पहले ही बताया था कि आप इसके अंदर पानी या आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा वो ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी कि ये हमने कुक नहीं करना उसके बाद। बिल्कुल, तो इसलिए मेहरबानी से मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, वो ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी जिसको पका के यूज़ करना बनता है। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग खाने की किसी चीज़ में पानी मिक्स कर देते हैं और ये नहीं रियलाइज़ करते कि नलके का पानी नहीं यूज़ करना। बिल्कुल,
तो ये आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइफॉइड और इस किस्म की बीमारियां फैली हुई हैं, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अच्छा अनम, एक बात बताओ, जी। जो हम अभी बात कर रहे थे तो कुछ हमारी रह गई थी बात, जब ज़िंदगी में अब पहले तो आई रिमेंबर तुम्हारा रद्दमल होता था कि जा के मैं वजूंगी, मैं लड़ूंगी। हाँ। फिर कुछ वक्त के साथ आपने, मैंने, हम सभी संभल गए थोड़े थोड़े जी। कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी चीज़ों से मसला ख़राब ही होता है, बेहतर नहीं होता। बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि अब क्या रद्दमल होता है अगर पता चला है कि किसी ने आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ की है या बात की है, क्या करती हो? जाके लड़ती हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ती और मैं खामोश रहती हूँ और मैं अपने दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। और उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं ये करती हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने आप को खामोश और उस चीज़, उस सिचुएशन से दूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या बोल सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अब इसी लाइन को लेकर अपनी जो है फील्ड में, क्या अपनी रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में मैं ये सेम चीज़ ही इम्प्लीमेंट करती हूँ। पता है मसला क्या है ना, हम लोग एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे एक दूसरे को से तमाशा करवा के ना देखने के लोग बड़े शौक। बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है। भाई आपने जो करना है आप करें, लोगों को पुट्ठा मशवरा तो ना दें। मशवरा भी एक अमानत होती है और अच्छा मशवरा जो है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, उससे फ़र्क पड़ता है और उससे जो है आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में वो चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है। लेकिन वो जुगनापी वो तभी होगी चीज़ जब अगर आप उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। हर ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जब भी आपके साथ कोई बंदा मिसबिहेव करे या आपको कोई बुरा भला कहे तो आप उसको उसका रिएक्शन दें। समटाइम इसका रिएक्शन खामोशी भी होती है, क्योंकि आपको पता है बाद में खुद भी जो बंदा आपसे मिसबिहेव कर रहा हो तो उसको भी आइडिया हो जाता है समहाउ कि जो मैंने हरकत की है वो गलत है। तो अगर रियलाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि क्यों हम किसी की ये जो ट्रिक्स होती हैं तो अगले को ख़राब करने की, हम क्यों उनमें पड़े। बिल्कुल। आप अगर लूज बॉल कराएंगे, मैं हमेशा कहती हूँ लूज बॉल नहीं कराना। लूज बॉल कराएंगे तो फिर बाद में जो भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आपने खुद ही डील करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक बात बताऊँ, वही वाली बात है, जब कोई इंसान किसी को गाली निकालता है, बदतमीजी करता है, उस वक्त सारे कह रहे होते हैं हो हाय वो कितना गलत था। लेकिन जब दूसरा भी रिएक्शन में, चाहे उसने रिएक्शन में क्यों ना किया हो ना, बिल्कुल रिएक्शन में क्यों ना किया, उस रिएक्शन का भी रिजल्ट जो है वो जब नेगेटिव होता है तो उसकी वजह से बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े फड्डे, बड़े मसले पड़ते हैं। और इवेंचुअली लोग यही बात कहते हैं कि मैं भाई उसने मेरे साथ ये किया था, वो फिर कोई नहीं नोट करता। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये बताओ कि ये अब मैं डाल दूं चिकन हमारे उसके अंदर? बिल्कुल, आप डाल दें सॉस के अंदर चिकन। अच्छा, एक तो जो हमारा पहले से प्री कुक चिकन था वो हमने डाल दिया, दूसरा हम इस फ्राइड चिकन को भी डाल देंगे। अब आखिरी स्टेप मुझे बता दो, अब हमने क्या, अब असेंबलिंग है? अब असेंबलिंग है। आप असेंबलिंग की तरफ आ जाएं जल्दी। बिल्कुल, राइस के लिए जो है हम पहले, मुझे एक साइड थोड़ी सी फ्री चाहिए, उसके लिए हमने राइस को रेडी करना है। और उसको रेडी करने के लिए यहाँ से हम एक पैन ले लेंगे और उस पैन के अंदर मैं ऐड करेंगे, अगर आप इसमें थोड़ा सा जो है आपके पास स्पेस है तो थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड कर दें। अभी दे देती हूँ, ये वाला यूज़ कर। हाँ जी बिल्कुल, डाल दें और डालें। राइस के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा बस। अच्छा, उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये जो हमारे पास ग्रीन पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा जो है वो सौते करेंगे लाइट। जैसे ही ये सौते हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मसालों में, इसके अंदर सिंपल सिर्फ जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर, दैट्स इट। और जो ब्लैक पेपर की क्वांटिटी है वो बिल्कुल हम नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा नहीं हम उसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हमने अपने राइस का बेसिकली हम कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब करना चाहते, हम उसको सेम एज इट इज़ वाइट राइस में ही कन्वर्ट रखना चाहते हैं। तो आपने उसके अंदर जो है ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। अब वैसे एक बता रही हूँ कि ये जो चिकन है हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल, चिकन ये अब आपका मंचूरियन है, ये आप सफ़ेद चावल के साथ आराम से घर पे सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। सो वो भी कोई इशू नहीं है। सो द पॉइंट, इस तरीके से जब हम चीज़ों को लेके चलते हैं तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब इसको क्या करना है हमने? अब इसको जो है बस मैं अब आपको यहाँ से वो दे देती हूँ। ये इसके ऊपर पोर करेंगे? हाँ जी, ये इसके ऊपर पोर करेंगे और उसको फिर हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसके अंदर राइस डाल देंगे। इसके अंदर राइस ऐड कर देते, कुछ मैं नीचे डाल देती हूँ, ठीक है ना। और राइस को ऐड करेंगे इसके साथ और इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर दम लगा देंगे, लाइक 5 से 10 मिनट का। अब मैं फिर से इसके बीच में थोड़ा सा ये डाल दूँ, ठीक है ना, और कुछ हम ऊपर डाल देंगे। बिल्कुल। और उसके बाद जो है राइस को दम लगाने के बाद थोड़ी सी मैं इसके अंदर बिल्कुल सोया सॉस ऐड करूँगी। पूरा डाल दूँ? हाँ जी, पूरा डाल दूँ। ये हमारे राइस आ गए सारे। और व्यूअर्स, अब हमारी असेंबलिंग रह गई है, बाकी हमारा काम 100% डन हो गया है। सो 100% अब हमारा काम डन हो गया है, हमने बस अब इसको सिर्फ असेंबल करना है। Exactly. सो जब लोग कहते हैं ना कि चीज़ टाइम चाहिए होता है बनाने के लिए, ये वो ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन अगर आप उसको तरीके से
प्री ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में लेके चलेंगे तो मुझे नहीं नज़र आता कि आपको कभी भी कोई क्यों इशू होगा। बिल्कुल। आपने मसाला वगैरह एक एक चीज़, राइस भी रेडी है असेंबलिंग के लिए, सॉस भी रेडी है, मंचूरियन भी रेडी है और चाउमीन भी। अब हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, आपने बस असेंबलिंग करनी है। हाँ जी, और हम बस आपको assembling फाइनल करनी लुक थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अली नू याद करो, अली नू याद करो, अली नू याद करो, अली नू याद करो, रल के फरियाद करो, अली नू याद करो, रल के फरियाद करो। ऐ गरीबां दा ए होया आसरा, अली मौला अली मौला अली दऊं दऊं, 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 ए अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दऊं दऊं, ए अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दऊं दऊं, ए लख दे करोड़ वारी आखो जम जम, अली मौला अली मौला अली, अली मौला अली मौला अली दऊं दऊं, ए अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दऊं दऊं, ओ लख दे करोड़ वारी आखो जम जम, अली मौला अली मौला अली दऊं दऊं, अली मौला अली मौला अली दऊं दऊं, ए अली मौला अली मौला अली अली, अली मौला अली मौला अली अली, ए अली मौला अली मौला अली अली, 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 मौला अली मौला अली अली, नबी दे नूर दी तनवीर हैदर, नबी दे नूर दी तनवीर हैदर, किताबे इश्क दी तफसीर हैदर, किताबे इश्क दी तफसीर हैदर, अली दे जोर तो सदके मैं सायम, अली दे जोर को सदके मैं सायम, है देंदा काफरां नू चीर हैदर, अली अली, अली मौला अली मौला 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 अली अली। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया, अल्लाह, बहुत जज़ाक अल्लाह। क्या कहने, हमारे बहुत ही प्यारे और ब्रिलियंट भाई शहजाद अली ख़ान कवाल इंडिपेंडेंटली भी एक बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अब मिकाल हसन बैंड की फैमिली का हिस्सा हैं, तो वैसे ही मज़ीद सुरखरू हो गए हैं। मिकाल हसन की बात करें तो क्या कह सकती हूँ मैं, जब बचपन के दोस्त शो पे आ जाते हैं तो समझ नहीं आती ना, तो बंदा क्या करे। लेकिन चले फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन कर ही देते हैं आपका। भाई कभी कभी आप अच्छे काम करते हैं, फिर मैं आपको बुला भी लेती हूँ ना शो पे। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मिकाल हसन को ज़्यादा क्यों नहीं शो पे बुलाती, वो तो आपके दोस्त हैं। मैंने कहा इसीलिए नहीं बुलाती कि हर बंदा घूम के कहेगा कि ये तो बचपन के दोस्त हैं, इनके तो अम्मा अब्बा की दोस्ती थी, तो अब हम तो जनरेशन टू जनरेशन माशाल्लाह हमारी फैमिलीज़ की दोस्ती चलती आ रही है, तो हम ज़रा मोहतात होकर एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं कि कोई ये ना कह दे कि फेवरेटिज्म। लेकिन मीकू यार, तुम इतना ब्रिलियंट काम कर रहे हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। फॉर्मेलिटी अपनी जगह, दोस्ती यारी अपनी जगह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो काम कर रहे हैं उसकी तो बात करेंगे। मिकाल हसन को कौन नहीं जानता, आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं,
गिटारिस्ट हैं और बहुत से आर्टिस्ट को लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म भी इन्होंने ही क्रिएट किया। सो ही इज़ नॉट जस्ट अ किंग बट ही इज़ ऑल्सो अ किंग मेकर माशाल्लाह से। और देखें किंग तो वही है ना जो साथ में किंग मेकर भी हो, जो कुछ किसी ना किसी के लिए कोई तो मार्जिन क्रिएट करे। सो मेक आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड थ्रू ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, स्टूडियो जल गया, करोड़ों की इक्विपमेंट बर्बाद हो गई, कितना नुकसान आपने बर्दाश्त किया, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह यू हैव रिमेन्ड स्टेडफास्ट नो मैटर व्हाट। तो इसका क्रेडिट बनता है और बस इतना ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं शहजाद भाई, आप तो हैं ही ब्रिलियंट और आपके साथ हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट, बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, बेहतरीन फ्लूट प्लेयर मोहम्मद एहसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई इधर बात हो गई, अब इधर बच्चा पार्टी की तरफ भी आ जाते हैं। तबले पे अली हसन है ऑफ कोर्स, देन वी हैव फरहान अब्बास ऑन द कोरस ऑन द बैकअप वोकल्स एंड वी हैव करम शहबाज जो मेरे नेफ्यू भी हैं क्योंकि ऑफ कोर्स शहबाज भाई के बेटे हैं। लेकिन आप देखें कि इवन दो बेटे हैं लेकिन परफॉर्म टीम के साथ एज अ टीम मेंबर कर रहे हैं, वहाँ पे लाड़ियाँ नहीं चलती। तो वी हैव करम शहबाज विद अस एज वेल जो इंडिपेंडेंटली भी अभी एक आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सो सबको वेलकम करना चाहूँगी। भाई आप लोग तो बड़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं जो ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन इस दुनिया में अगर दर्जात को बुलंद करने की बात करते हैं तो हमारे लेजेंड्स चले जाते हैं तो उसके बाद बस उनकी पुरानी चीज़ें घूमती रहती हैं। आप कुछ अजीब सा कर रहे हैं, डिफरेंट सा कर रहे हैं, ये क्या कहानी है, ज़रा एक्सप्लेन करें। ये तो मुझे पता है कि एक ट्रिब्यूट है, एल्बम का नाम है नाइट सॉन्ग और ये प्रोड्यूस की गई है माइकल ब्रुक और पीटर गैब्रियल ने 1996 में। उनकी आखिरी एल्बम है ये, इनकी आखिरी एल्बम है क्योंकि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे 1997 में। सो जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें जो इन द वर्क्स थी वो रह गई। और हमने एक ये वाली कहानी भी सुनी है कि उनका एक कोई एल्बम भी आ रहा है, क्या ये वही चीज़ है? ज़रा पूरी बात क्लियर करें विकास। अच्छा, तो नुसरत खान साहब जो हैं वो किसी उनको तारीफ़ की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन पिछले 2-3 साल से उनके ऊपर कुछ 2-3 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही थी, जिनमें से एक ये डॉक्यूमेंट्री जो ब्रिटिश काउंसिल ने और जाकिर थावर ने प्रोड्यूस की है उस्ताद के नाम से, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री के साथ एक अनरिलीज्ड उनका एल्बम है जो कि किसी ने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो उनका लास्ट एल्बम है। यानी कि एक उनका अनरिलीज्ड एल्बम पूरी कंपनी काम कर रही है और वो सितंबर में आ रहा है एल्बम, सितंबर में आएगा। और अभी जो चीज़ आने वाली है वो उनका जो लास्ट एल्बम था उसका म्यूजिक है, उसका म्यूजिक जो हम लाइव प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ये लाइव कभी प्ले नहीं हुआ। उनकी डेथ हो गई थी अगले साल ही। ये एल्बम बहुत लोगों को पसंद आया था। 1997 को उनकी डेथ हुई है और ये 96 में एल्बम रिकॉर्ड हुई है। लेकिन ये एल्बम बहुत लोगों को पसंद आया था और इसको हम लोगों ने किया ये कि जो इस एल्बम की एक साउंड है और जो इसकी एक कह लें कि एक माहौल है इस एल्बम का, उसको हम लाइव रिक्रिएट कर रहे हैं। और उनकी अब 27वीं डेथ एनिवर्सरी है 16 को, तो 17 अगस्त को हम लोग इसको लाइव प्ले कर रहे हैं लाहौर के अंदर। और उसके बाद यही ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट जो है ये टोरंटो कनाडा जा रहा है, जहां आगा खान म्यूजियम इसको होस्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात ये है कि ये अब एक ऐसा ट्रिब्यूट लाइव कॉन्सर्ट है जो ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जिधर भी जो भी कराना चाहेगा वो आप लोगों से रब्ता कर सकता है और आप आके उसको परफॉर्म करेंगे। द होल पॉइंट इज व्यूअर्स के देखें, लेजेंड का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, मुक नहीं जाता। जैसे कि 3 लोग हैं जिनका नाम हमेशा सर फहरिस्त आता है जब हम अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं। एक ऑफ कोर्स खान साहब हो गए, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, देन मैडम जी का नाम हमेशा मलिका तरन्नुम साहिबा का नाम आता है, एंड देन मेहदी हसन साहब, शहंशाह गज़ल। तो ये 3 ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्स्टेंटली मेंशन किया जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन ना मैडम के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री है, ना मेहदी साहब पे कुछ है। तो शुक्र है कि नुसरत साहब पे अगर 3 डॉक्यूमेंट्री भी कोई कर रहा है तो वो भी काम है, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, शायर हैं हमारे, ना फैज़ के ऊपर कुछ है, ना आपको कोई अहमद फराज में कुछ मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए आपके बैंड को तो इससे कोई खास मशहूरी नहीं मिलनी, क्योंकि जब आप ट्रिब्यूट्स पेश करते हैं तो हाँ ये ज़रूर कहेंगे भाई शहबाज भाई ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फ्लूट बड़ा अच्छा बजा, ये बड़ा, बट वो एक्चुअली आपका नहीं होता, वो तो उसी इंसान को क्रेडिट जाता है जिसने ओरिजिनल
किया होता था? एक्चुअली मेरा तो पहले दिन से ही जो हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसमें बहुत इंटरेस्ट रहा है, तुम्हें पता है। और हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक के साथ काफ़ी काम करते रहे। शहजाद भाई से जब मेरी दोस्ती हुई तो पिछले 4-5 साल से हम आपस में काम भी करते रहे हैं। उससे भी ज़्यादा इनकी 5 साल अपनी ज़्यादा। हाँ, इनकी अपनी भी बड़ी ज़बरदस्त कॉम्पोजिशंस हैं। भाई उन्होंने घर पे भी आके परफॉर्म हाँ जी। किया है और मैंने इनको कॉन्सर्ट्स में भी देखा है, और सिर्फ बिल्कुल। पाकिस्तानी, इंटरनेशनली भी कितना हमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं ये और बिल्कुल इनकी बिल्कुल। टीम। तो इनके साथ जब से यारी दोस्ती हुई तो फिर मैंने सोचा कि यार अब एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसकी आवाज़ ऐसी है कि अगर हम नुसरत साहब को ट्रिब्यूट पेश करें तो इनकी बड़ी अच्छी आवाज़ है। दूसरी पे एक और भी तो बात है ना, देखिए सच्ची सीधी बात करते हैं, हर बंदा मानता भी नहीं है। वो कहता है हम अपने कॉन्सर्ट के लिए क्यों ना निकले, हम क्यों किसी को ट्रिब्यूट दे। सॉरी, जी, इसी तरह। ये वही वाली बात है कि जब चैरिटी के काम के लिए कहा जाता है तो लोग कहते हैं पैसे कितने। सो अल्टीमेटली तो यही बात है। ऑब्वियसली जहाँ बजट्स होते हैं लोग पे करते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं होते वो लोग नहीं करते। जी। तो ये तो एक आप खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं हाँ जी, बेसिकली बिल्कुल। साहब को। अच्छा शहबाज भाई, आप इसका हिस्सा भी बने और इतने भरपूर अंदाज में, और फिर ये सारे जो ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट्स हैं आप ट्रैवल भी करेंगे इनके लिए, तो आप इसका हिस्सा क्यों बने? आपका अपना काम अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तो ये है कि मेरे बड़े भाई हैं मिकाल साहब, इनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, हालांकि मैं हूँ नहीं, इन्होंने समझा, इनकी मेहरबानी है। दूसरा ये, अभी आपने एक बात की है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने क्यों करे, हम अपने कंसर्ट करते हैं, आपको पता है लेकिन मैं ये वाशगाफ अल्फाज में बात कहना चाहता हूँ, बाहर जाके वो लोग भी खान साहब को ही गाते हैं। बाहर जाके भी खान साहब को अगर वो गाते कव्वाली हैं, करेगा, तो अगर हम कव्वाली- खान साहब को ट्रिब्यूट दे के गा लें तो क्या बेहतर तो नहीं है? वो गाना तो- तो आपने उन्हीं का है, हाँ। तो नाम लेके अगर कर दें और तो एहतराम क्या में ये भी बेहतर आ नहीं है? जाएगा, अदब में भी आ जाएगा, एहतराम में भी आ जाएगा। और देखिए बड़ों के साथ जब हम, चाहे वो इस दुनिया में ना रहें, लेकिन उनका काम तो है, तो उनका अदब, उनकी रिस्पेक्ट, उनका रिगार्ड, ये चीज़ें उतनी ही बरकरार रहनी चाहिए जितनी उनकी ज़िंदगी में थी। अभी जुगन किसी शो में जाते हैं ना, मैं कवाली नाइट पे जाता हूँ, किसी इवेंट पे जाता हूँ, तो 15 कवालियाँ वो हमें फरमाइश डालते हैं कि ये सुनानी है, सारी नुसरत फ़तेह अली खान की। शायरी तो खान साहब को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं अपने 2 कलाम रात को पेश कर दूंगा, लेकिन इवेंट में पूरे में 13 उनके भी साथ होंगे, तो फिर वो इवेंट मुकम्मल होगा। भाई बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं मानता, हर बंदा वो I नहीं think, मानता, कोई भी नहीं मानता मेरी ये नज़र बातें। में ये जितने भी आजकल ये जो प्रोग्राम म्यूज़िक के चल रहे हैं, एक्चुअल दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम म्यूज़िक में किसी बंदे ने बनाया है तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं। बेशक। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मज़ीद ऑफ कोर्स आपसे हमने कुछ सुनना भी है, एंड आई नो कि उस एल्बम से रिलेटेड भी एक आप हमें चीज़ ज़रूर Yeah. सुनाएंगे टीज़र के तौर पे, वो भी हम सुनेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जानेंगे कि अब गेम प्लान क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट करें इस एल्बम के अंदर, क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्री, ये सारी चीज़ों के अंदर क्या क्या है, एंड व्हाट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, और कहाँ पे देख सकते हैं, कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं। Done हो गया। ऑब्वियसली व्यूअरशिप भी मैटर करती है, तो वो किधर लगेगा, क्या होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुन यारा गमखारा दिलदारा, सुन यारा गमखारा दिलदारा, हर वेले मेरे महबूबा तेनू तकदा रवां, मेरा जी करदा तेनू तकदा रवां, मेरा जी करदा तेनू तकदा रवां, मेरा जी करदा। सुन यारा गमखारा दिलदारा,
भाਵੇਂ बोल ते भाਵੇਂ न बोल पिया भावे बोल ते भावे न बोल पिया भाਵੇਂ बोल ते भाਵੇਂ न बोल पिया भावे बोल ते भावे न बोल पिया ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ असा तेनू बनाउंदियां रहना है ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ असा तेनू बनाउंदियां रहना है तेरे सामने बैठ के रो रो के तेरे सामने बैठ के रो रो के ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ सुन यारा गम खारा दिलदारा सुन यारा गम खारा दिलदारा हर वेले मेरे महबूबा तेनू तकदा रवां हाँ मेरा जी करदा तेनू तकदा रवां हाँ मेरा जी करदा तेनू तकदा रवां हाँ मेरा जी करदा सुन यारा गम खारा दिलदारा ਨਾ ਮਾਰ ਨਾ ਮਾਣਿਆ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ना मार न माने मोया नू ਨਾ ਮਾਰ ਨਾ ਮਾਣਿਆ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ये ना मार न माने मोया नू ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ कदमां विच डिगया होया नू ਗੁਲਕਾਰ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ गुरबाज पिया पावे लखवारी ਅਸਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ सुन यारा हम खारा दिलदारा ਸੁਨ ਯਾਰਾ हम खारा दिलदारा हर वेले मेरे महबूबा तेनू तकदा रवां हाँ मेरा जी करदा 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 भाई क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया। डिफरेंट, नेवर हर्ड ऑफ बिफोर, क्या बात है। मीकू ग्रेट जॉब। Thank you. सर आपकी तो आवाज़ अनबिलीवेबल, आप लोग एज म्यूजिशियंस आपको पता ही एक बुके होता है, हाँ। इनकम्प्लीट होता है, लेकिन टू हेड इट एंड टू मेक इट हैपन कैसा लग रहा है? इट्स अ बड़ा- रियलिटी नाउ ना, पहले तो हाँ, बात हो रही थी, पहले बात- डिस्कशंस हो रही थी और बड़ी देर से आपकी चल रही थी, अब ये अनकरीब रिलीज होने वाला है। जब लास्ट टाइम मॉर्निंग शो पे हम आए थे तो ये मटेरियल हम लोगों ने रेडी नहीं किया हुआ था। इस पे बात हो रही थी, इस पे बात कि हो रही यार थी। मैं कुछ बड़ा एक्साइटिंग करना चाह रहा हूँ, हाँ। मैं सोच रहा हूँ मैं ये करूँगा वो करूँगा। ऑब्वियसली मेरे को बातें तो बहुत से लोग यहाँ पे आके करते हैं, हाँ आपको जी। भी पता है काल 1000 लोग आके कहते हैं हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी आपने अपनी वो भी बनानी होती है ना कि कमिंग अप नेक्स्ट, हाँ। लेकिन जो हल्का सा भी मेंशन करते हो वो कर दिखाते हो, ग्रेट जॉब। कोशिश। अच्छा, मजीद इस एल्बम में क्या क्या है, लेकिन ज़रा किचन में भी एक मेरी सहेली इंतज़ार हाँ, कर वो- रही है काफ़ी देर से। जी अनम। जी जो हमारा सिंगापुरियन राइस है वो रेडी हो गए हैं और मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया है कि आपने सबसे पहले जो एक राइस की लेयर सेट करनी है, उसके ऊपर जो है आपने चाउमीन सेट करना है, चिकन की लेयर आएगी, लास्टली उसके ऊपर जो है सॉस और एक गार्लिक बन हम रेडी करेंगे, वो उसके ऊपर डालेंगे विदाउट ऑयल, आपने उसके अंदर वो उसको ऐड करना है। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी खा सकते हैं और कंबाइन करके भी खा सकते हैं। ऑसम, एक डिश बंदा कंबाइन बना दे और उसके अलावा लहदा रखते हैं, तो जिसने जो खाना है वो खा ले। बिल्कुल। कुछ लोग फॉर एग्जांपल आई लव सिंगापोरियन राइस पर आई डोंट लाइक द जो सॉस होता है, क्योंकि उसमें इतना मेयो और वो सारी चीज़ें होती है, तो आप सेपरेटली कर दें तो वो भी ईजी होता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। You're welcome. ओके, सो अब व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इस एल्बम में? कितनी कवालियाँ हैं, क्या हैं, गाने हैं, कवालियाँ, क्या मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें। नाइट सॉन्ग एल्बम जो है वो 96 में नुसरत साहब का लास्ट एल्बम था रियल वर्ल्ड लेबल पे। ये वो लेबल है जिनसे इनकी पीटर गैब्रियल ने इनकी प्रोडक्शंस की थी। जो लोग कहते हैं जी पीटर गैब्रियल ने बड़ा प्रमोट किया नुसरत साहब को, तो ये जो लास्ट 2 एल्बम्स थी, एक इससे पहले मस्त मस्त थी और फिर ये नाइट सॉन्ग थी। 96 में रिलीज़ हुई थी, 97 में उनकी डेथ हो गई, और हम लोग ये कर ये रहे हैं कि इसके 5 सॉन्ग्स हैं जो हम लोग लाइव भी पेश कर रहे हैं, और ये इसकी एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट जो है डॉक्यूमेंट्री के साथ
ये हम टोरंटो इसको ले जा रहे हैं, तो कनाडा में हम उसको शोकेस करेंगे। और ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, वहाँ आपको पता होगा आगा खान म्यूज़ियम है, वहाँ और पे वो- बहुत मुश्किल से आपको मार्जिन मिलती है कुछ भी करने की, कुछ भी करने की, उनका क्योंकि वो इस्लामिक पूरी आर्ट एक का म्यूज़ियम है वो। पूरी एक वेटिंग प्रोसेस होती है जिसके हाँ, थ्रू फैसले लिए जाते हैं, और कमेटी बैठती है, बोर्ड बैठता है, जी, वो कोई जी, जी। मजाक, क्योंकि हमें भी पता नहीं, यहाँ से कुछ आर्टिस्ट ने अपनी एग्जीबिशन दूसरी चीज़ें भी करने की कोशिश की, तो बड़े वो जो कहते हैं ना लूप होल से जंप मार के आपको पहुँचना पड़ता है। तो उनके साथ मेरी एक रेजिडेंसी प्रोग्राम था, और उनको मैंने सजेस्ट किया कि हम पाकिस्तान की एक आर्काइव आगा खान म्यूज़ियम पे होनी चाहिए, बिकॉज़ उधर पाकिस्तान से कोई आर्ट नहीं है, कोई पोइट नहीं है, कोई फ़िलासफ़र नहीं है, कोई सहाफ़ी, कुछ भी नहीं है, म्यूज़िक भी नहीं है। तो उनको मैंने कहा आप इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम है तो पाकिस्तान से आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आपको सजेशन करें, मैंने कहा आप नुसरत साहब से स्टार्ट करें, क्योंकि लास्ट 40-50 ईयर्स में सबसे जो बड़ा वर्ल्ड म्यूज़िक आर्टिस्ट हमारे पास रहा है वो नुसरत साहब रहे हैं। लेकिन मिकाल देखो, इससे पहले माइकल ब्रुक ने जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया, आई थिंक उन्होंने गाना मस्त मस्त भी प्रोड्यूस किया था। वो एल्बम भी वो produce एल्बम की, ये 2 एल्बम्स अच्छा, किए उन्होंने। तो आपकी उनसे किस तरह मुलाकात, देखे किसी भी चीज़ के राइट्स, किसी चीज़ को रीडू करने के लिए बड़ा, अगेन पहले तो वो था, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से खान से आपकी बात हुई, तो ये क्या हाँ जी। सिचुएशन है? मैंने माइकल ब्रुक को एक खत लिखा कि डायरेक्ट खत लिख हाँ, दिया। उसको तो उसकी पीटर वेबसाइट गैब्रियल मैंने से तो आपकी मुलाकात हो चुकी है, आई थिंक नहीं, मेरी उनसे नहीं, मैं उनके स्टूडियोज़ के कुछ लोगों को जानता स्टूडियोज था, के लोगों को जानते हैं। लेकिन मैंने माइकल ब्रुक, मुझे पता चला कि वो कनेडियन है, मुझे पता नहीं था पहले कि कनेडियन, मेरे ख्याल से ब्रिटिश है या अमेरिकन है, बट वो कनेडियन एक गिटार प्लेयर और प्रोड्यूसर है। तो उसको मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके मैंने उसको ईमेल की कि मैं इस तरह पाकिस्तान से एक म्यूजिशियन हूँ, मैं एक ट्रिब्यूट करना चाह रहा हूँ नुसरत साहब के लिए, और आप लोगों ने 45 ईयर्स अगो ये एल्बम किया था, तो हम लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो 45 इयर्स को 45 years or so, like when they started working with नुसरत। जब शुरू उन्होंने किया हाँ था, हाँ, इतना टाइम हो गया हो उनको, गया उनको काम करते हुए। क्योंकि उनकी फ्रांस में भी एल्बम थे, मस्त बॉक्स मस्त सेट की है, बात करें। मस्त मस्त आई थिंक 94 या 95 में आई थी। 94 उन्हीं 2-3 सालों में इन्होंने ये एल्बम सारा किया। कुछ निकला। उनको मैंने बताया कि हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ही रोट बैक टू मी सेइंग कि मुझे बहुत, मेरा फेवरेट म्यूज़िक है, और नुसरत साहब एक बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट है, मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया है, लेकिन उन जैसी आवाज़ किसी की नहीं थी। तो वो हमारे इस ट्रिब्यूट शो पे वो आ भी रहे हैं, माइकल ब्रुक अटेंड कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आगा खान म्यूज़ियम में नुसरत साहब विल बी द फर्स्ट आर्टिस्ट जिनकी एक एक्चुअल आर्काइव आप देख सकेंगे। माने कि लाइव शोज़ तो आते जाते रहते हैं, लेकिन म्यूज़ियम के जो पेट्रन्स हैं और जो उधर लोग विज़िट करते हैं, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो कि वंस शो हो गया है वो उसको देख सकें, वो उस म्यूज़िक को एक्सपीरियंस कर सकें। सही। तो उस नज़रिए उस मुतालिक फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री 23 मिनट्स की, 25 मिनट्स तक की डॉक्यूमेंट्री है इस एल्बम के ऊपर, और इस एल्बम का जो इम्पैक्ट हुआ है म्यूज़िक की दुनिया पे, जिसमें बहुत सारे फॉरेन आर्टिस्ट हैं जो इस म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे हैं कि इस आर्टिस्ट का और इस एल्बम का उनकी म्यूज़िक पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम देख और सुन कहाँ पे सकेंगे, ठीक है जी। ये हम आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद। एंड देन इसके बाद अब आगे मिकाल हसन बैंड का क्या प्लान है, मेरे प्यारे भाई का आगे क्या प्रोग्राम है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद और कुछ सुनेंगे भी, और दिल चाहा तो मिकाल से कुछ बात भी कर लेंगे, देखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या मज़े मज़े की बातें हो रही थी ब्रेक में। तो मिकाल फिर आप ही बता दें हमें, जो हमने ये पूरी डिस्कशन अभी की है, कि ये जो एल्बम है और ये जो डॉक्यूमेंट्री आपने 23-25 मिनट की जो भी तैयार की है, वो हम किधर देख सकते हैं? यूट्यूब पे देख सकते हैं, और वंस नाम क्या है उसका? इटर्नल एक्ोस। इटर्नल एक्ोस के नाम से ऑन अब अपलोड हो चुकी है? नहीं, अभी उसका फाइनल कट मैंने आपके साथ रफ कट शेयर किया, बट वो वंस इट रन्स इट म्यूजियम, क्योंकि प्रीमियर वहाँ है। ठीक है, तो प्रीमियर म्यूजियम में होगा और उसके बाद अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उसको। और एल्बम जो है वो नेक्स्ट ईयर आएगी, लेकिन अभी हम इसका लाइव शो जो है पाकिस्तान में अभी लाहौर के अंदर हम सब 17 अगस्त को कर रहे हैं, अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, ये पेड कॉन्सर्ट है भी? पेड लाइक हम लोग तो इसको खुद सेटअप कर रहे हैं लाहौर जैज़ क्लब वालों के साथ। हाँ क्या जी, आपका माइक लग रहा था ना? हाँ। अच्छा, अच्छा जी अब ठीक है, हाँ जी बताएं। चलो, तो हाँ, सो ये कल्चर कॉम्प्लेक्स पे जहाँ हम लोगों ने छोटे होते थे तो बहुत सारे शोज़ वहाँ किए हमें, सो उधर हम लोग इसका शो कर रहे हैं, और उसके बाद ये फिर टूर जाएगा कनाडा, और विंटर्स में फिर हम लोग वापस आएंगे, और इंशाल्लाह फिर कराची इस्लामाबाद भी
हम लोग इसी इवेंट को इसी present इवेंट करेंगे, को ट्रिब्यूट promote को। हाँ जी। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? आप तो वहाँ जा रहे हैं, जी तो बिल्कुल। आपके कॉन्सर्ट्स का क्या होगा? ये इन्हीं भी के concert कॉन्सर्ट्स हैं। यही मेरा मेरे कॉन्सर्ट ही है। कॉन्सर्ट है। नहीं होता ना कि आपके कवाल ग्रुप के भी तो एक सर एक ने मामला बहुत चलते हैं। कोशिश की है, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने ये सारा सिलसिला बनाया है। तो पहले ये है जी, ये भी कवाली, हम कवाली कर रहे हैं, वो भी कवाली है, वो हम जरा कौन सा ट्रेडिशनल पाए तरीका हम है। कौन सा पाए पका रहे हैं? हाँ, तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह तो आए रब से कि कामयाबियों से वापस आए। निकाल इन कंक्लूजन हमारे व्यूअर्स को हमें क्या बताना चाहोगे? अभी आपको कहाँ लगता है कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री स्टैंड करती है? ये मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर एंड एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर सुनना चाहती हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र, क्योंकि देखें आपके पास बहुत से लोग आते हैं कि हमारा बना दें, तैयार कर दें, और आप लोगों के एल्बम्स तैयार करते हैं, लोगों को लॉन्च भी करते हैं। बट मसला ये है ना कि निकाल आजकल गाना आता हो या ना आता हो, विजुअल्स के लिए और ऑडियो को मॉडिफाई करके हर बंदा सिंगर बनना चाहता है। हाँ। अब तो मेरे जैसे बेहंगम आवाज़ वाला भी गाना गा सकता नहीं, आपकी आवाज़ तो फिर भी ठीक है। है। हाँ, अब तो ऐसे आ गए हैं कि उसमें आप अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं। मैं हाँ, हाय ला, यानी कि मैं और अनम एक डुएट गा सकते हैं साथ। इस वक्त अगर तुम चाहती ना, हाँ। तुम कोई अच्छी खासी रॉक बैंड की कोई सिंगर बन सकती थी। तो, हाँ, अच्छा, इस तरह ही होंगे। ना ही करूँ तो बेहतर है, ना ही करूँ म्यूजिक तो बेहतर म्यूजिक इंडस्ट्री एक्चुअली पिछले 20 साल से ख़त्म हो गई है, एक्चुअली है रही नहीं है, ये नाम की है सिर्फ। अब तो बेसिकली एक इश्तिहार हम लोग पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं कंपनी का, और वही है म्यूज़िक अब यहाँ, उसको म्यूज़िक कहा जाता है। क्या? तो बाकी तो एक्चुअल जो म्यूजिशियंस हैं, जो एक्चुअल कंपोजर्स थे, अरेंजर्स थे, प्लेयर्स थे, सिंगर्स थे, वो तो घर बैठे हुए हैं या वो मर गए हैं, और उनका कुछ भी कोई नहीं कर रहा। और देखें ना, ये जो सारा कुछ डिजिटल हो गया है, उसका एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि हमारे म्यूजिशियंस कितना सफ़र कर रहे हैं। नहीं है ना काम, म्यूजिशियंस इतना सफ़र कर रहे हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो ज़्यादती है, ये जो कंपनियां क्या करती हैं, ये आपकी पब्लिशिंग राइट्स ले लेती हैं, और जब नया सिंगर या कोई नया आर्टिस्ट जाता है, नया कंपोज़र जाता है, तो वो कहता है जी मेरा गाना ले लें, मुझे चांस दे दें। वो करते हैं कि आपका गाना तो ले लेते हैं, अब उस पर जो भी स्ट्रीमिंग इनकम आती है वो उस आर्टिस्ट को कभी भी नहीं जाती ना, और उसके लॉन्च भी composer अपनी को मर्जी जाती से है। करते हैं। यानी कि आज आपने याद है एक ज़माने में फायर रिकॉर्ड होता था, उनसे हाँ। गिला क्या था सबका कि भाई 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए गाने को होल्ड कर लेते हैं कि जी हम अभी फलां लाइन में उसको करेंगे। हाँ। तो ये तो ज्यादती है ना। एक बंदा आपके साथ साइन कर लेता है, म्यूजिशियंस आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाते हैं, फिर वो स्टक हैं। देखिए, और एक इनकम जो शायद ज्यादा लग रही हो उस वक्त, वो 2 साल आपको नहीं लास्ट करती, घर नहीं चलते। बिल्कुल इसी तरह मतलब घर नहीं चलते। ग्लैमरस जिंदगी तो मुख्तलिफ बात है। पहले याद है ये सारा Slash, Guns fake N' है, ये Roses सारा- वाला, ये कितने पैसे कमाते थे। ये सब सस्ती शोहरत और मसनूई फ्रॉड सारा चल रहा है सीन, जो कि सब हर बंदा जो है ना उसको सलूट मारता है। जिस बंदे ने कह दिया वो यार तो 2 नंबरी कर रहे हैं, उन्होंने उत्थे गोली मार दी जाती है या उन्होंने घर बिठा दिया जाता है। असल काम ये है। पाकिस्तान में तो बस यही है कि आप बस झूठ बोलें और बस उसको सब कह के जी बिल्कुल ठीक कह रही है, और क्योंकि उसके पास पैसा है तो ठीक ही कह रहा इसका होगा। जिम्मा आप गवर्नमेंट और स्टेट पे नहीं डाल सकते। मैं नहीं, clear ये करना private चाहूंगी। कंपनियां कर ये रही हैं। प्राइवेट Private कंपनियां कंपनियां और कर लोग रही हैं। खुद कर रहे हैं। बात ये है कि देखें, जहाँ पे चीज़ गलत होती है, आपको पता है हम इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, इवन दो स्टेट चैनल है, गिला शिकवा करते हैं। मैं मरियम औरंगजेब साहिबा ने कितना एफर्ट किया म्यूज़िक को प्रमोट तो अपनी जगह, लेकिन फिल्म को प्रमोट करने के लिए, दूसरी चीज़ों को करने के लिए। लेकिन लोग भी तो आगे बढ़े ना और एफर्ट करें। अब बता साहब कितना एफर्ट कर रहे हैं एज मिनिस्टर, वो भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन वो Sports, एक कोई बंदा नहीं entertainment, कर हर सकता। चीज़ में वो एफर्ट करना चाह रहे हैं ये कि हमारा नाम पॉजिटिव बने, positive हो, लेकिन बिल्कुल। हम लोग खुद ही अपनी बेइज्जती करते हैं। बाय द वे, मैंने इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्री की थी ताकि मेरे जो फेलो आर्टिस्ट, जिन्होंने, मैंने तो इतने को पैसे पूछे नहीं इस काम से बनाए, जैसे कि तुम्हें पता है, लेकिन मेरे और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत पैसे बनाए हैं। लेकिन मजाल है कि उनमें से एक भी बंदे ने मुड़ के कहा हो कि यार मैंने उस बंदे से इतना कुछ सीखा है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, लेकिन कोई मैं भी नहीं एक करता। बताऊं बात में काल, ये एक्चुअली आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है नहीं। ये एक्चुअली आर्टिस्ट की लेकिन जिम्मेदारी है नहीं। किसी को तो करना लेनी हमें करना पड़ेगी। चाहिए। हाँ, लेकिन हमें किसी को तो करना लेनी चाहिए पड़ेगी ना। जैसे मुल्क में अगर जब- कोई डिजास्टर आता है तो लोग डोनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मुल्क नहीं हैंडल कर पाता फाइनेंशियली किसी डिजास्टर को। जलजिला हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, अल्लाह ना करे तो बस तख्फार, कोई पेंडेमिक आ गया, तो इंसान लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बात यह है कि अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं कोई एफर्ट कर रहा, तो कम से कम जो इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं वो तो उनका वो तो हाथ करें ना। थामे ना, जो मुश्किल में है। और स्पेशली आपके सीनियर्स और वो लोग जिन्होंने आपको पैरों पे खड़ा किया, उसमें आपके म्यूजिशियन भी इंक्लूडेड है। अगर शुरू में सीनियर म्यूजिशियन एक नए आर्टिस्ट की सपोर्ट ना करें, कहेंगे भाई तू भी नए नाली गा, असी नहीं कर दे,
पैसे अपनी जगह जी। हैं, ना अपने आप को वाबस्ता करें ना किसी के साथ, बड़ी तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, इतने लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। कम से कम उन लोगों ने अगर 40-50 साल एक सर्विस दी है, इतने इतने क्लासिक गानों पे प्ले, बेशक आप उनको बाय नेम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्रिएट तो की ना जो लोग अभी भी वो म्यूज़िक बट सुनते वही हैं, वाली राइट? बात है ना, बाय नेम भी ऐसे लोगों को नेशनल अवार्ड से नवाजना चाहिए। मैंने कुछ अर्सा पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे ये बात की, बड़ी वो इंटरव्यू वायरल हुआ कि भाई हम अपने सीनियर्स को सिर्फ तब रिस्पेक्ट देते हैं जब जब वो वो चले दुनिया से जाते रुखसत हो हैं, हाँ, तो जाते जब वो हैं। जिंदा है तो तब उनके लिए कुछ करो। भाई तब करो, उनकी जिंदगी आसान बिल्कुल इसी करो, तरह। उनसे दुआएं लो ताकि सारी जिंदगी सुरखरू हो जाओ। बिल्कुल। ये और भी ये तो एक कोई लॉजिकल। मेरे ख्याल से इतने भी ज़्यादा म्यूजिशियन नहीं है हमारी कंट्री में। मसे मतलब बजाने वाले जो हैं कितने होंगे 3,000, 5,000, 10,000, 12, कुछ भी नहीं। सारे अगर अपना कुछ अपना भी नहीं हिस्सा है। डालें तो कुछ हो सकता हाँ। है। खैर, इस नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल। क्या सुना के हमारे आज के शो को क्लोज करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। थैंक यू जी। मैं खान साहब की पंजाबी अखियां उड़ीकदियां दिल हाँ, वजह मारदा। क्या बात। तेरे बाजों दिल दिया मैर मवे, तेरे बाजों दिल दे अमेर मवे, तेरे बाजों दिल दे अमेर मवे, साडा जीवना केड़े जजदा, तेरे बाजों दिल दे अमेर मवे, साडा जिउना केड़े जजदा। मेरे लूलू विच मेरी नस नस विच मेरे लूलू विच मेरी नस नस विच तेरी याद तू बावजदा है। आ जा अखियां उड़ीकदियां दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीकदियां दिल वजा मारदा। आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना, तेनू अखियां उड़ीकदियां ओ सजना, तेनू अखियां उड़ीकदियां। ए अखियां उड़ीकदियां दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीकदियां दिल वजा मारदा। आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना, तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना, तेनू अखियां उड़ीकदियां। ओ रावां तक तक थक गईयां मैं, रावां तक तक थक गईयां मैं, रावां तक तक थक गईयां मैं। रावां तक तक थक गईयां मैं, कलियां रह अक गईयां मैं। कलियां रह अक गईयां मैं। एक एक पल दिल गिन के गुजारदा, एक एक पल गिन गिन के गुजारदा। आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना, तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना, तेनू अखियां उड़ीकदियां। आहे अखियां उड़ीकदियां दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीकदियां दिल वजा मारदा। आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना, तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना, तेनू अखियां उड़ीकदियां। ए पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा, पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा। पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा। पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा। कंब कंब जावा जदों कहा किते बोलदा, कंब कंब जावा जदों कहा किते बोलदा। आवे ते सुनावा मैं वछोड़ा किवे मार